ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार अगेन एक बार फिर। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 बेटे लास्ट लेक्चर है एंड आई एम गोइंग टू कंक्लूड चैप्टर नंबर 14 दैट इज डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 मैंने डिवोट किया ट्रांसफर प्राइसिंग में बिकॉज ACCA F5 स्किल लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक इज दिस। अगर आप एग्जामिनेशन किट भी देखें तो दे हैव मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव आस्क्ड ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, तो दैट्स व्हाई आई एम डिवोटिंग दिस लेक्चर नंबर 5 ऑल्सो फॉर दिस ओनली। तो आइए सर बिल्कुल हम एक बार दोबारा से ग्रेट गुड मॉर्निंग लिखें। आप सभी लिखें प्लीज, देखिए आप सभी लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज राइट डाउन ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 divisional performance measurement and transfer pricing. So specifically in the last lecture number 4 I told you what are the objectives of transfer pricing system. I told you what are the methods of fixing transfer price. I told you how to prepare a profitability statement in case of transfer prices. बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 5 में कुछ थोड़ी सी एडिशनल बातें बताऊंगा, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। मैंने आज आपको ये बताना है कि जो भी ट्रांसफर प्राइस आप फिक्स करते हैं, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, विद इन कॉस्ट, फुल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एज अ केस में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें आपको कैसा लगता है कि बेस्ट कौन सा है, ऑप्टिमम कौन सा है मेरे वाला पिंक। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आज आपको यही बातें 2-3 बताने वाला हूँ। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो I told you the agenda in regard to lecture number 5. लेक्चर 3 हमने ऑलरेडी कर लिया था, लेक्चर 4 भी ऑलरेडी कर लिया है। लेक्चर 5 में मैंने बस ये 2 बातें बतानी है और ये चैप्टर ही कंप्लीट है जी। First point which I want to discuss is in regard to finding an optimum transfer price. What should be the optimum transfer price? What should be the optimum transfer price? Finding an optimum transfer price, and second is what should be the minimum class interval। क्या होना चाहिए ऑप्टिमम प्राइस का कि भी कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, है ना, बीच में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 2 बातों को डिस्कस करेंगे। बेटा मैं सबसे पहले आ गया ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस में। आप कैप्लन अपने पास रखना। अभी मैं कैप्लन ओपन करके BBP ओपन करके आई वांट टू शो यू समथिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो। मैं चाहता हूं कि आज आप कैलकुलेटर भी बाहर रखें, मैं एक एक पॉइंट के ऊपर एग्जाम्पल करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऑप्टिमम टाइम क्या होना चाहिए ACCA को क्लियर करने के लिए। फुल स्किल, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल, 13 के 13 पेपर क्लियर करने के लिए व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम टाइम। जनरली अगर हम पीछे हिस्ट्री की बात करें तो 1.5 year to 2 years इज ऑप्टिमम टाइम इन विच यू कैन इजिली कंप्लीट योर 13 पेपर्स। बट कई बार स्टूडेंट्स का 1.5 year से पहले भी हो जाता है, 2 years से पहले भी हो जाता है, और कई बार 2 साल से ज्यादा भी लगता है। तो दैट इज नॉट ऑप्टिमम। हम बिकॉज एज पर द लास्ट एक्सपीरियंस सिमिलरली ट्रांसफर प्राइसिंग में वी कैन हैव अ मिनिमम प्राइस, वी कैन हैव अ मैक्सिमम प्राइस। कम से कम कितना सेलिंग डिवीजन चार्ज करे बाइंग डिवीजन से, उसको बोलेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। ज्यादा से ज्यादा कितना should charge from the buying division, selling division should charge from the buying division, that is the maximum transfer price, and what should be the optimum price। आपको क्या लगता है कि एक सेलिंग डिवीजन है, दूसरी बाइंग डिवीजन है। अब ये सेलिंग डिवीजन के पास आइडल कैपेसिटी है, खाली बैठी रहती है, काम ही नहीं है। उस केस में इस सेलिंग डिवीजन को कितना चार्ज करना चाहिए फ्रॉम द बाइंग डिवीजन। एक सिनेरियो सोचना है, अभी बोलना नहीं, आंसर नहीं बोलना। दूसरा सिनेरियो कि ये सेलिंग डिवीजन बड़ी बिजी है, इसके पास आइडल कैपेसिटी भी नहीं है, बस किसी तरह से जैसे ही इंटरनली इसको ऑर्डर आता है उसको बनाना पड़ता है, वेरी बिजी। अगर ये इंटरनल बाइंग डिवीजन के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती तो ये कुछ दूसरे यूनिट्स प्रोड्यूस करती। अच्छा, दूसरे यूनिट्स बनाती तो उसमें से कुछ सेल करती, उसमें से कुछ अर्निंग करती। Now this selling division is not earning because this selling division is producing for buying division. So there can be this scenario also that fullest capacity selling division is working. तो मैं आज आपके सामने 3-4 सिचुएशंस लेकर आऊंगा।
मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो सेलिंग डिवीजन है, वो जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सेल कर रही है बाइंग डिवीजन को, अगर वो मार्केट में बेचती है, बिकॉज देयर इज अ परफेक्ट मार्केट, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, देन व्हाट शुड बी द प्राइस, और व्हाट इज द प्राइस एट विच दैट दिस कंपनी सेलिंग डिवीजन कैन सेल टू द मार्केट. दैट कैन ऑल्सो बी सिचुएशन. So I will be discussing with 3-4 situations on the basis of which in every situation we will be fixing up our optimum price. ठीक है जी. तो मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट पार्ट लिखें, आप सभी लिखें, हाउ टू फाइंड आउट एन ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस. हाउ टू फाइंड आउट ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस को निकालने के लिए हम क्या करें. वैसे आपको बताऊं जी, गोल्डन रूल क्या है. फिक्स कॉस्ट तो छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की या बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, कि जो वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट विच इज बीइंग इनकर्ड बाय सेलिंग डिवीजन, वो तो होनी चाहिए, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द डिवीजन, ऑफ द सेलिंग डिवीजन. मेरी बात आप समझ रहे हैं. मतलब अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर वो खाली बैठे तो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. अगर वो बिजी थी फिर भी बना रही है, तो जो लॉस उसने किया, जैसे आप खाली थे तो आपने कहा चलो एसीसी कर लेते हैं, बट आपने जॉब छोड़ा और फिर एसीसी किया, तो आपको क्या लगता है एसीसी करने की कितनी कॉस्ट हुई. एक तो जो रजिस्ट्रेशन फीस पे किया आपने, एग्जामिनेशन फीस पे की, एनुअल मेंबरशिप फीस पे की, वोकेशनल क्लासेस की फीस पे की, प्लस द लॉस सैलरी. जो आप अगर एसीसी नहीं करते तो जॉब करते हो, और जॉब करते हो तो सैलरी मिलती है, वो नहीं मिल रही. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन विच वॉज अवेलेबल. दैट इज नेम्ड एज अपॉर्चुनिटी सैलरी, जो अब आपको नहीं मिल रही. आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं. ठीक है सर. तो आप सभी बच्चे, ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट ऑन दिस गोल्डन रूल. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेलिंग डिवीजन प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेलिंग डिवीजन. ओटीपी का मतलब ये नहीं है वन टाइम पासवर्ड नहीं है भाई साहब, जो आपको वन टाइम पासवर्ड आता है. मैं कह रहा हूं ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस. ठीक है सर. नाउ there are 3 situations which I have divided, or which Kaplan or BBB these people have divided, that in every situation there can be a different optimum price, क्योंकि कई बार सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है. जिसको खाने को रोटी नहीं मिली, उसको जो भी रोटी दोगे उसके लिए बहुत बढ़िया होगी, और जो खाना खाता ही रहता है उसको 5 स्टार की रोज चपाती दोगे तो जाके उसको ठीक लगेगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन दैट व्हाट इज द ऑप्टिमम प्राइस, ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस. तो मैंने पहली सिचुएशन में लिखा कि अगर जो सेलिंग डिवीजन बाइंग डिवीजन को गुड्स सेल कर रही है, इंटरनली ट्रांसफर कर रही है, अगर उसका मार्केट भी है, if it can be sold in the market, if it has the perfect market, it is easily sellable. तो बट नेचुरल है जी, सीधी सी बात है, जो मार्केट में पैसे मिल रहे हैं वही हम कहेंगे दैट इज ओनली ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस. तो पहली सिचुएशन आप सब लिख रहे हैं. कमर बिल्कुल सीधी है मेरे दोस्त, लास्ट लेक्चर है चैप्टर 14 का, आप बिल्कुल ढीले मत होना. आप देखो मैं बिल्कुल टाइट होकर पढ़ा रहा हूं, पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आप बिल्कुल अच्छी तरह से नोट्स बनाना. तो फर्स्ट लिखा मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे आप अपना पूरा चित्र रूपा, एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट मार्केट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस हम बाजार में बेच रहे हैं, चलो ठीक है, ये हमारे अपने, तो कुछ प्लस माइनस एडजस्टमेंट कर देंगे, वो देख लेंगे. दैट विल बी गिवन टू इन द क्वेश्चन कि भाई ये एडजस्टमेंट कर दो, हम एडजस्टमेंट कर देंगे. आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं. मैं दूसरी बात में आ गया. सेलिंग डिवीजन हैज स्पेयर कैपेसिटी. मतलब सेलिंग डिवीजन की कैपेसिटी, जैसे आपकी कैपेसिटी है कि आप 16 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ते हो 8 घंटे, तो नेक्स्ट 8 घंटों में जो खाली बैठे रहते हो तो चलो एसी से कर लेते हैं. इट मीन्स सेलिंग डिवीजन 1 लाख यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकती है, बट डिमांड ही नहीं है तो वो 50,000 यूनिट्स ही बना रही है. तो क्या नेक्स्ट जो उसके पास आइडल कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी में वो यूनिट्स प्रोड्यूस करती है फॉर द बाइंग डिवीजन, देन हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम प्राइस, ओनली द वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि पहले अगर वो नहीं भी करती तो कोई, बिकॉज नो स्पेशल अरेंजमेंट हैज टू बी डन फॉर दैट इंटरनल ट्रांसफर्स. तो लिखिए सेलिंग डिवीजन हैज नो स्पेयर कैपेसिटी. ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड नहीं है. दिस इज ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द सेलिंग डिवीजन. अच्छा, अगर सेलिंग डिवीजन बड़ी बिजी है, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, मर जाएगी, और उसके बाद भी उसको बनाने पड़ रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि अपनी जो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रही थी उसको कम करना पड़ेगा. अच्छा, जो यूनिट्स ऑलरेडी वो बेच रही थी उसमें कुछ अर्निंग कर रही थी, नाउ दोस अर्निंग्स, दैट कंट्रीब्यूशन, दैट प्रॉफिट विल बी लॉस्ट.
So how much should be the optimum transfer price? It is the variable cost or the marginal cost for that producing that unit for internal transfers plus the loss contribution which selling division could have earned by producing those units but is not able to produce because of internal transfers. मैं एग्जांपल से बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है. आइए सर आइए. अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है शैडो प्राइस, आप लिख लें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. वैसे लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आपने मेरे लेक्चर्स किए हो तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया व्हाट आई मीन बाय शैडो प्राइस, कि अगर ओवर टाइम होता तो उसमें अब वो क्या करते और उसमें क्या यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन होती, उसको शैडो प्राइस बोला. मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था एट द टाइम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. बट स्टिल आप लिख लें वन टाइम OTP पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड नहीं है. ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस शैडो प्राइस. ऊपर लिख लीजिए जी. शैडो प्राइस का मतलब इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of the loss contribution from the product or it is the extra contribution. ये समझ आएगा. It is the extra contribution. It is the extra contribution. It is the extra contribution. ऊपर देखिए क्या लिखा है. It is opportunity cost to the loss contribution from the other product. मतलब अगर हम इंटरनल ट्रांसफर के यूनिट्स नहीं बनाते तो वो बनाते जो पहले बना रहे थे और जो बेच भी रहे थे, जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो रहा था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने. तो वो जो हमें प्रॉफिट अब नहीं हो रहा, दैट इज नेम्ड एज शैडो प्राइस. और इट इज अ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दैट वुड बी अर्न्ड इफ मोर ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज वर अवेलेबल. ये मैंने उसमें बताया हुआ है, आप बस लिख लें. मैं बस एग्जांपल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारी बातें समझाने वाला हूं. आप सभी कैप्लॉन ओपन कर लीजिए दोस्त. आज मुझे मत रोकना, मुझे दीवाना होने देना यारो. आज मत रोकना दोस्तों. आज आपके सामने आई हैव टू टेल यू समथिंग लाइक वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट विच विल बी डिस्कसिंग. तो आप रोकिएगा मत, कदम अपने बढ़ाता चला चल, मुश्किलों का सामना करता चला चल. आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी टेस्ट योर. हम क्वेश्चंस में आ रहे हैं सीधा ही. एग्जांपल्स कराऊंगा बेटे एक एक अप्रोच के, इसलिए आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आ जाए. ये देखिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर ही लिया था, लेक्चर नंबर 4 में. अभी तो आज के इस लेक्चर में हम ऑप्टिमम प्राइस को फिक्स करने वाले हैं कि ऑप्टिमम प्राइस कैसे निकालते हैं. तो आप प्लीज कैप्लॉन ओपन कर लीजिए, कैप्लॉन नहीं है तो BBB ओपन कर लीजिए. फाइंडिंग एन ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस, गोल्डन रूल है जी. ये जो आपने लिखा, दिस इज द गोल्डन रूल. क्या? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेलिंग डिवीजन, इफ एनी. यहां पे लिख सकते हैं इफ एनी. वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. तो पहली सिचुएशन है, पहला सिनेरियो है, इफ देयर इज अ परफेक्ट मार्केट ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. अगर मार्केट में परफेक्ट मार्केट है, मतलब आप वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बाजार में आराम से बेच सकते हो. तो बड़ी सिंपल सी बात है. If the intermediate product market is perfect, all suppliers of the market are able to sell this, then there are no restrictions. At this, the sales demand and no this. When a selling division is perfect, this, it is therefore able to sell all the output on the external this, provided this use. तो उस केस में हम ये वाला गोल्डन रूल यूज करेंगे. मार्केट प्राइस जो मार्केट में बेच रहे हैं प्लस माइनस कोई एडजस्टमेंट है तो ठीक है भाई, हम घर वालों के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं, वो हम कर देंगे. अगर लिखा होगा क्वेश्चन में, वैसे गोल्डन रूल को ही फॉलो कर रहे हैं. आराम से. वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो. आइए लेट्स मूव विद एग्जांपल. डिवीजन ए makes a product which it sells externally to another division. Division B uses product and a component this. ISR बकवास दीजिए तो ऊपर आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया. वेरिएबल कॉस्ट देखो जी, डिवीजन ए गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इन द एक्सटर्नल मार्केट गिवन है, फर्दर वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है एंड सेल्स पर यूनिट गिवन है. आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं यार. एक बच्चा कहता है एग्जाम्पल है, कर लेंगे बेटे, थप्पड़ मारूंगा. आज तक तो कर नहीं पाए, कर लेंगे. मैं करा रहा हूं तो कर नहीं रहे, फिर कब कर लोगे यार?
पढ़िए क्वेश्चन को। Division A can either sell produce externally for $20 to earn a contribution of 5 per unit, $5 per unit, or transfer the product internally to Division B to earn a contribution of $8. The manager of Division A would prefer to sell to Division B because it is cheaper and more profitable. The lowest transfer price that Division A would accept, because I want to calculate optimum transfer price. वो कहता है ये ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस $17 है। अब सवाल आता है कि $17 कैसे आ गया? भाई उसको वेरिएबल कॉस्ट अगर वो बाजार में बेचती है तो $20 का वो बिक रहा है फॉर टू अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये देखो $20 का मार्केट में बेच रहे हैं। अच्छा $20 में अगर मार्केट में बेचते हैं तो हमें सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, अगर हम मार्केट में नहीं बेचते तो हम इंटरनली ट्रांसफर करेंगे। अच्छा जब इंटरनली ट्रांसफर करेंगे तो हमारी जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो इनकर नहीं होगी, इसका मतलब मेरी जेब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है? $17। आप बताइए। इट मीन्स मैंने कहा था ना जो प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट है $3 की कि बिकॉज आई विल नॉट बी incurring selling division will not be incurring any extra variable cost because selling division is transferring to the buying division. But originally if you see selling division is selling externally, then selling division has to incur $3 per unit as the additional selling cost, which is not to be incurred. It means variable cost, it means a relevant cost, it means a cost, it means the transfer price should be, optimum price should be $17. If I say that there is a perfect market of this intermediate product, आराम से। अब इसके बाद कंक्लूजन्स आप देख सकते हैं, मैंने आपको मोटा मोटी बात बता दी है जी। मैं आ गया जी सिनेरियो 2 में। सिनेरियो 2 का मतलब क्या है कि आप सेलिंग डिवीजन खाली है, वो कुछ कर रही है अपना, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, डिमांड ही नहीं है, तो उस केस में अगर वो यूनिट्स बनाती है विच आर टू बी ट्रांसफर्ड टू इंटरनली ट्रांसफर्ड विच आर टू बी सोल्ड टू द बाइंग डिवीजन, तो उस केस में हाउ मच शुड बी द ट्रांसफर प्राइस? तो खाली वेरिएबल कॉस्ट विल बी द ट्रांसफर प्राइस, सीधी सी बात है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट उनका कर ही नहीं रही, उसका कैपेसिटी है, तो वही बात बताइए। ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेलिंग डिवीजन, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द सेलिंग डिवीजन। तो आराम से ये देख लेते हैं क्वेश्चन, मुश्किल है ही नहीं। अ कंपनी हैज 2 डिविजन्स, डिवीजन अल्फा एंड डिवीजन बीटा। अल्फा मेक्स गैजेट्स which it can sell externally for $45 or internally to beta. The marginal cost of making a gadget is $30 per unit and the division has a spare capacity. अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कहें डिवीजन डू नॉट हैव अ स्पेयर कैपेसिटी एंड इफ द डिवीजन हैज अ स्पेयर कैपेसिटी, तो उस केस में ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो डिवीजन बीटा into another product at a marginal cost of this, beta can then sell budgets externally for 120, external sales of this plus a variable cost of this. अब आप देखिए आराम से $30 तो $55, सेलिंग प्राइस 120। अब अगर हम इंटरनली ट्रांसफर करते हैं तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे लिखा हुआ है द ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस इज $30। आराम से देख लो $30 कैसे आ गया, क्योंकि अल्फा को डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है दैट इज $3। पढ़ रहा हूं बेटे, $3 वो नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब खाली यही कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो दिस इज द कॉस्ट विच इज ऑप्टिमम प्राइस। मुश्किल है नहीं वैसे, अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ते हैं
तो आपको लॉजिकली बातें समझ आ रही हैं कि अगर इफ देयर इज आइडल कैपेसिटी देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस, if there is a perfect market then how I can calculate the optimum transfer price। और लास्ट सिनेरियो है कि जब बड़ी ज्यादा फुल कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये आप आराम से देख सकते हैं, मुश्किल नहीं था। मैं आज के लास्ट पॉइंट पे आ चुका हूं जी, उसका नाम है व्हाट शुड बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। मतलब कम से कम कितना। अच्छा एक चीज बताओ, कम से कम हमने डिस्कस किया था भाई, जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही है, जो मार्जिनल कॉस्ट इनकर हो रही है, उतना तो ट्रांसफर प्राइस होना ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितना जो मार्केट में रेट है, आप लॉजिकली सोचो यही क्लास इंटरवल होना चाहिए ना। तो यही बात अपने बतानी है, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इज द वेरिएबल कॉस्ट और द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेलिंग डिवीजन प्लस एनी लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन तभी होगी जब सेलिंग डिवीजन हैज नो स्पेयर कैपेसिटी, वो देखेंगे सिचुएशन के ऊपर। एंड इफ दैट सेलिंग डिवीजन हैज ए आइडल कैपेसिटी देन देयर विल बी नो लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी लोअर ऑफ द टू। लोअर ऑफ द टू का मतलब है कि एक तो एक्सटर्नल परचेज प्राइस कितनी है, अगर वो बाजार से खरीदें तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, या एक्सटर्नल प्राइस कितना है, और नेट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द सेलिंग डिवीजन फाइनल प्रोडक्ट। नेट मार्जिनल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप पहले नोट कर लें बेटे, इसको नोट करें बेटे। मैंने बड़ी प्यार से वीवीपी कैपलॉन को देखकर इसको प्रिपेयर किया है। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कि फिर मैंने ब्रांचेस प्रिपेयर की। आप पहले मिनिमम ट्रांसफर प्राइस लिख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट, marginal cost plus any loss contribution which depends upon the situation। maximum transfer price का मतलब lower of the two, external purchase price और net marginal revenue of selling final product। net marginal revenue of selling final product इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप घबराना मत, डरना मत, भूपेश आनंद के होते। एक एक बात को क्लियर कर दूंगा सर, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आइए 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 आइए, मेहरबान कदरदान, आइए सर, आइए आराम से। हम देखेंगे हाउ वी कैन सी दैट व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। ये था मिनिमम का और ये है मैक्सिमम का। मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेलिंग डिवीजन प्लस एनी लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। आई थिंक मिनिमम में तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा मैक्सिमम में वैसे डाउट नहीं है, मैक्सिमम कितना, जितना बाजार में मार्केट में वो प्राइस मिल रहा है। बट कई बार उसने कहा लोअर ऑफ द टू, उसको देखना है, समझना है। द लोअर ऑफ द एक्सटर्नल परचेज प्राइस एंड द नेट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलिंग ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें हम बेचेंगे तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, उसको बोलते हैं नेट मार्जिनल रेवेन्यू। फाइनल सेल प्राइस माइनस एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय सेलिंग डिवीजन बी। जैसे मैं कहता हूं जी, मैं ये कह रहा हूं डिवीजन ए है सेलिंग डिवीजन, ठीक है जी, ये ट्रांसफर कर रही है बी को, ये है बाइंग डिवीजन, और ये मार्केट में बेच रहे हैं, मान लेते हैं $35 में बेच रहे हैं, बट दे हैव टू इनकर $5 एज एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं कहूंगा इस केस में जो ये कहना चाह रहे हैं $30 विल बी नेम्ड एज नेट मार्जिनल रेवेन्यू। $30 will be named as net marginal revenue। $30 will be named as net marginal revenue। ध्यान से पढ़ लीजिए, फाइनल सेल प्राइस $35 माइनस एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट टू इनकर $5। मान लेते हैं बाजार में $28 का मिल रहा है, तो लोअर ऑफ द टू मीन्स $28 लेंगे। इट मीन्स दिस इज मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, दैट इज मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। बेटे मेरे को ऐसा लगता है कि आप आराम से ना, अब ये एक दो क्वेश्चंस आप खुद कर लेना। देखो मैंने आपको लॉजिकली बातें सारी बता दी हैं, इजी है। एक बार पढ़ोगे, अपने आप करोगे, तभी पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मैं चैप्टर नंबर 15 में मिलूंगा आपसे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
Be happy, be jolly, be cheerful.